शिवसेना में बगावत के बाद क्या उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति बढ़ गई है? क्या आज चुनाव हो जाएं तो उद्धव ठाकरे को जीत मिल जाएगी? क्या एकनाथ शिंदे और बीजेपी इस बात से परेशान हैं कि बगावत के बाद उद्धव ठाकरे और मजबूत हुए हैं? ये कुछ ऐसे अहम सवाल हैं जिनके जवाब हालांकि चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे, लेकिन जमीनी तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह खत्म हो जाएंगे या उनकी राजनीति अब खत्म होती दिखाई दे रही है, ऐसी स्थिति जमीन पर नहीं देखने को मिलती है। बाकायदा इसके लिए कई जगह सर्वे हो रहे हैं। देखिए, सर्वेज की जहां तक बात है, मैं किसी सर्वे पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उद्धव ठाकरे के कॉन्फिडेंस पर जरूर जाऊंगा, क्योंकि एक सर्वे पर कुछ प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने जो दावा किया है उसके मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाए तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट बहुत मजबूत है और अच्छी खासी सीटें हासिल कर सकता है। सर्वे क्या कहते हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे की आई है, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक बड़ा सवाल सबसे पहले, क्या उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति बढ़ी है? आप भी इसका जवाब दें। आपको याद होगा, हालांकि ऐसा कोई सर्वे हुआ नहीं हुआ आंतरिक रूप से कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक खबर बड़ी चर्चा में थी और वो खबर ये थी कि एकनाथ शिंदे भी बाकायदा, और श्रीकांत शिंदे इस पर जो उनके बेटे हैं और सांसद भी हैं, वो एक सर्वे को लेकर बहुत उत्सुक थे ये जानने के लिए कि क्या शिवसेना में बगावत को शिवसैनिक और शिवसेना के वो कार्यकर्ता जो बाला साहब ठाकरे के पीछे आज भी खड़े हुए, उनके नाम के पीछे खड़े हुए हैं, वो पसंद नहीं कर रहे हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक नैरेटिव सेट हुआ। देखिए, राजनीति नैरेटिव का खेल है और इसमें आपको याद होगा एकनाथ शिंदे ने बड़ी नाराजगी इस बात पर भी जताई थी कि बार बार उनको गद्दार कहा जा रहा है, खोखे शब्द का इस्तेमाल, उन्होंने कानूनी कार्रवाई तक की धमकी दी थी, चेतावनी दी थी। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ये बातें लगातार कही जाती रही। इसका मकसद ही ये था कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सिंपैथी गेम को खेलना चाह रहे थे। अब वो उनके पक्ष में कितना काम कर रहा है ये जानना दिलचस्प है। वैसे बात सिर्फ उद्धव ठाकरे की नहीं है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों ने अभी से इन चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत अहम है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव गुट, एनसीपी और कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में कम से कम 40 सीटें जीतेंगे। और ये सिर्फ उद्धव का दावा नहीं है, इसके आसपास की सीटें कोई एक सर्वे बता भी रहा है जिस पर वो प्रतिक्रिया दे रहे थे। हालांकि कुछ सीटें कम बताई गई थी सर्वे में, तो उद्धव ठाकरे ने उसे करेक्ट करते हुए बताया या फिर अपनी तरफ से एक नया आंकड़ा रखते हुए बताया कि हम तो कम से कम 40 सीटें जीत रहे हैं। हम आपको बताते हैं उद्धव ठाकरे ने यह दावा क्यों किया है और इसके सियासी मायने क्या है, उनको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, और क्या सियासी तौर पर सचमुच उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति इतनी बड़ी है कि आने वाले दिनों में वो महाराष्ट्र में कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं या महाराष्ट्र में बड़ा झटका बीजेपी को दे सकते हैं। कुछ महीने पहले राज्य में सत्ता संघर्ष के दौरान एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ शिवसेना से अलग हो गए थे, बगावत इसको कहा गया। तब उनके साथ और विधायक तो थे ही, 12 सांसद भी पार्टी छोड़कर चले गए थे। शिंदे फडणवीस में सरकार के सत्ता में आने के बाद से बीजेपी और भी सक्रिय और आक्रामक हुई है। देखिए, कुछ एक चीजें समझने जैसी है। विधायक तो चले गए, चुने हुए विधायक थे। विधायकों को किसने चुना? जनता ने चुना। जनता ने कैसे चुना था? जब शिवसेना और बीजेपी साथ साथ में थे। लेकिन बाद में फिर सरकार जो है वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर बना ली गई। लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि बार बार हमसे वादा किया जाता है और उस वादे को पूरा नहीं किया जाता। आपको याद होगा, बंद कमरे की बात उद्धव ठाकरे ने कही थी और बाद में अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया था कि हम बंद कमरे की राजनीति नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर क्या सचमुच वादा हुआ था? शिवसेना जो कभी बड़ा भाई थी वो छोटा भाई होते होते इस स्थिति में आ गई कि अब किसी भी हालत में सरकार बनानी है। सरकार बनी भी, उद्धव ठाकरे यानी ठाकरे परिवार से पहली बार कोई मुख्यमंत्री भी बन गया और इसको उनकी बड़ी गलती के तौर पर भी देखा जाता है। हालांकि खुद उद्धव ठाकरे या शरद पवार जो उनके अभी हाल के दिनों में राजनीतिक गुरु रहे हैं, उनके लिहाज से ये एक स्ट्रैटेजिकली बहुत ही बढ़िया डिसीजन था। एक बड़ा मौका आदित्य ठाकरे को भी मिला, क्योंकि न सिर्फ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने बल्कि आदित्य ठाकरे की एंट्री कैबिनेट में हो गई, वो मिनिस्टर बने। मिनिस्टर बनने से उनका राजनीतिक कद बढ़ा, उनको राजनीतिक मैदान में उतरकर ज़्यादा फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिला। और ये बहुत हद तक आप देखिए, कहने को अमित ठाकरे यानी राज ठाकरे के जो बेटे हैं वो भी राजनीति में, लेकिन आदित्य ठाकरे का जो कद बन गया है वो अभी ठाकरे परिवार की इस अगली पीढ़ी में किसी और का नहीं दिखाई देता है। अब वो नियार ठाकरे हो, अमित ठाकरे, क्यों? क्योंकि आदित्य ठाकरे को वो मौका मिला जो मौका किसी समय पर राज ठाकरे को मिला था, जो मौका किसी समय पर उद्धव ठाकरे को मिला। उद्धव कभी भी राजनीति में उतने एक्टिव नहीं रहे जैसा राज ठाकरे रहे।
लेकिन क्या आदित्य ठाकरे अब वो जगह ले पाएंगे, क्या आदित्य ठाकरे की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जैसी बहुत सी बातें हैं। लेकिन ये बात तय है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसमें अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट अच्छा प्रदर्शन करता है तो निश्चित तौर पर ये आदित्य ठाकरे की राजनीति का एक नया प्रादुर्भाव होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अभी बात सिर्फ किसी सर्वे की या किसी दावे की नहीं है, बात ये भी है कि क्या बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच के समीकरण इसी तरह चलते रहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेच हैं। जितने विधायक साथ में आए थे क्या वो सब संतुष्ट हैं? असली शिवसेना पर जो फैसला होगा वो भी बहुत कुछ तय करने वाला है। असली शिवसेना अगर उद्धव ठाकरे के पास जाती है, क्योंकि इस संभावना को भी खारिज नहीं किया, हालांकि दस्तावेजी तौर पर एकनाथ शिंदे बहुत मजबूत दिखाई देते हैं इस लड़ाई में, लेकिन इसके बावजूद अगर उद्धव ठाकरे को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह मिलता है तो क्या करेंगे ये विधायक और वो सांसद जो अभी भी अपने आप को शिवसेना का ही बताते हैं, और इनका राजनीतिक भविष्य भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो राजनीति में ऊंट किस करवट बैठ जाए कहना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में जो लोग ये सोच रहे थे कि उद्धव ठाकरे खत्म हो गए या उनकी राजनीति खत्म हो गई है, उनके लिए बड़ा झटका हो सकता है, और उद्धव ठाकरे को इससे कुछ फायदा मिलता भी दिखाई दे रहा जमीनी तौर पर। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अभी लोकसभा चुनाव हुए तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी को 48 में से 34 सीटें मिल सकती हैं। 34 सीटें बहुत बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। तो ये एक सर्वे समझ लीजिए, मीडिया में इस तरह की बातें होती रहती हैं। अब इस पर कई बार प्रश्न चिन्ह भी लगते हैं कि प्रायोजित हैं क्या या किसी के पक्ष में किए जा रहे हैं, इसलिए मैं सर्वे पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने पहले ही कहा मैं सर्वे की डिटेल पर नहीं जा रहा हूँ। ये इसलिए रख रहा हूँ ये आंकड़ा क्योंकि इस पर फिर उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो वो प्रतिक्रिया और उनका वो कॉन्फिडेंस जानने समझने जैसा है। रिपोर्ट के मुताबिक यदि अभी चुनाव हुए तो उद्धव ठाकरे और एनसीपी के साथ मिलकर कांग्रेस कमाल कर सकती है, वहीं एनडीए, बीजेपी और शिंदे गुट के लिए बड़ा झटका हो सकता है। आज के हालात कुछ ऐसे बताए जा रहे हैं। तो अब किस तरह का सर्वे हुआ, लोगों से क्या बातचीत की गई है, लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, और इस पर उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि नहीं 34 नहीं 40 सीटें मिलेंगी अगर अभी चुनाव हो जाए, तो उनका अपना आकलन है। इस मीडिया रिपोर्ट पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दावा करते हुए कहा कि सर्वेक्षण एजेंसी में दावा किया गया कि महाविकास आघाड़ी, उद्धव गुट, एनसीपी और कांग्रेस को राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 34 सीटें मिलेंगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि एनडीए 2024 के लोकसभा चुनाव में कम से कम 40 सीटें जीतेगी। उद्धव ठाकरे ने ठाणे शहर के अपने दौरे के दौरान आरोप लगाया था कि विश्वासघात और दल बदल के कारण शिवसेना और महाराष्ट्र की बदनामी हुई है। ये बात जो है बार बार हर मंच पर कही जा रही है, और उद्धव ठाकरे ने इस बात को इतने पुरजोर तरीके से कहा है कि एकनाथ शिंदे भी इससे परेशान हुए हैं। बीजेपी भी इस बात को जानती है कि बीजेपी ने बेशक अभी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बना ली है, लेकिन असली शिवसेना की लड़ाई जारी है। और कहीं ना कहीं ये आरोप लगाना कि पार्टी में फूट की गई है, शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की गई है, बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए ये बगावत करवाई, जैसे बहुत सारे आरोप जो हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। बीजेपी अपनी छवि को खराब नहीं करना चाहिए। अभी तक जो समीकरण महाराष्ट्र में चला है उसमें निश्चित तौर पर बीजेपी और शिवसेना के साथ में रहने की वजह से बड़ी ताकत बीजेपी भी रही है, और बीजेपी को फायदा मिला है ना शिवसेना के साथ का, शिवसेना को भी बीजेपी का फायदा मिलता रहा। अब समीकरण बिल्कुल बदल गए। तो शिवसेना अब भी है, लेकिन क्या शिवसेना और शिवसैनिक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के पीछे खड़े होंगे क्योंकि उनके साथ विधायक है, क्योंकि उनके साथ सांसद है? क्या इस बूते पर उनके पीछे शिवसैनिक खड़े हो जाएंगे, शिवसेना की विचारधारा खड़ी होगी? ये बड़ा सवाल है, ये समझने जैसी बात है। या ठाकरे परिवार के पीछे खड़े होंगे? ठाकरे परिवार को अपने मंच पर लाने का प्रयास खुद एकनाथ शिंदे भी करते हैं, इस पर मैंने कई रिपोर्ट्स आपके सामने रखी है। तो इतना आसान नहीं है उनके लिए आगे की राजनीति जो है महाराष्ट्र में। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि उनके साथ चुनाव लड़ी शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली थी। अब इस समीकरण को देखें तो एनडीए को कुल 41 सीटों पर जीत मिली थी ना, बड़ी जीत थी यहाँ पर भी, लेकिन फिर बाद में दो फाड़ हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 1, एनसीपी को 4, अजदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को 1 और शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी चुनाव जीता था। लेकिन यहाँ पर यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी कि कौन शिवसेना के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है, असली शिवसेना किसको मिलती है, या अभी जिस तरह की स्थिति बनी है क्या वही स्थिति बनेगी? दोनों ही बाला साहब ठाकरे जी शिवसेना और उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना इस तरह से नाम लेकर जाते हैं। यही क्या व्यवस्था जो अभी उपचुनाव के दौरान बनाई गई थी, अलग अलग नाम दे दिए जाएं, ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है। लेकिन फिर भी अभी अगर शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह किसी एक को मिलता है तो निश्चित तौर पर चुनावी मैदान में उनकी ताकत अलग दिखाई देगी, क्योंकि सिंबल बहुत महत्वपूर्ण होता है, पार्टी का नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको बता दें महाराष्ट्र की सियासत में पिछले साल बड़ा उलट फेर देखने को मिला था, बहुत उथल पुथल थी। महाविकास आघाड़ी
यानी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन की सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर ली। एकनाथ शिंदे की बगावत से सरकार अल्पमत में चली गई और फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। बाद में शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए। बड़ा फैसला था, भारी मन से, बड़े मन से, जैसे भी कह लें। तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का जो समीकरण है ये भी इतना आसान नहीं है, पचा बहुत लोगों को नहीं था। खुद देवेंद्र फडणवीस के लिए भी मुश्किल था डिसीजन, लेकिन आला कमान ने कहा था, बात को मान लिया गया। क्या ये आगे की व्यवस्था हो सकती है? कोई भी सोच सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में यही व्यवस्था चलेगी? निश्चित तौर पर नहीं चलेगी। बीजेपी उप मुख्यमंत्री पद पर बैठी रहेगी, ये सोचना भी बहुत ही राजनीति को बहुत हल्के में लेना होगा महाराष्ट्र। और देवेंद्र फडणवीस बेशक उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन खुद एकनाथ शिंदे भी जानते हैं कि उनका कद क्या है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने वाले खुद देवेंद्र फडणवीस ही हैं। तो निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस आने वाले दिनों में ज़्यादा ताकत के साथ दिखाई देंगे। तब एकनाथ शिंदे का क्या होगा? एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक हैं उनका क्या होगा? सांसदों का क्या होगा? असली शिवसेना कौन है? पार्टी में विलय होगा, अलग संगठन बनेगा, राज ठाकरे की कोई भूमिका? बहुत सारे इफ एंड बट हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना किसके पास है। बाला साहब ठाकरे का नाम तो उद्धव ठाकरे के साथ में, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने खुद उनको शिवसेना सौंपी थी, तो एक ये सिंपैथी उनके साथ में है। दूसरा सहानुभूति ये है कि उनके खिलाफ बगावत हुई है, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया है। तो इस बात को वो हर मंच पे कह रहे हैं। दशहरा मैदान पर जिस तरह उन्होंने शिवसेना की वार्षिक रैली की है, उससे भी ये स्पष्ट हो गया था कि शिव सैनिक उनके पीछे, ऐसा नहीं है कि सबके सब किसी और मैदान में चले गए। बीकेसी मैदान में तब एकनाथ शिंदे ने भी रैली की थी, लेकिन उस रैली में भी लोग थे, पर यह कहा जा रहा था कि बीजेपी का भी ज़बरदस्त सपोर्ट है, तादाद वहाँ भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ भी तादाद को देखने के बाद में ये अंदाज़ा हो गया था कि अभी उद्धव ठाकरे के पीछे लोग खड़े हैं। यहीं से माथे पर शिकन शुरू कि उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति के वोट आ सकते हैं। और अब ये जो सर्वे जिसका दावा और जिक्र खुद उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, उसमें कहा जा रहा 34 सीटें मिल सकती हैं, जबकि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हमें 40 सीटें मिलेंगी महाविकास अघाड़ी को। तो महाविकास अघाड़ी की सोच के साथ वो आगे बढ़ेंगे, एक इशारा तो वो ये भी कर रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बरकरार रहेगी। अब एकनाथ शिंदे अभी ये बात कह रहे हैं, कहना उनका एक राजनीतिक धर्म भी दिखाई पड़ता है। वो बीजेपी के समर्थन के साथ में वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लगातार मुलाकात करते रहे, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं उनके सामने। अब क्या बीजेपी उनको स्वीकार कर लेगी? बीजेपी के साथ अगर वो चले भी गए मान लीजिए, तो बीजेपी में उनका कद क्या होगा? तो बीजेपी में जैसे ही जाएंगे वैसे ही एक से एक दिग्गज बैठे हुए हैं बीजेपी महाराष्ट्र में, पहले से बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बात को जानते हैं कि जब भी किसी दल को साथ में लाया जाता है तो उनको तवज्जो दी जाए, और ऐसा किया भी गया है पहले। तो अभी मंत्रिमंडल विस्तार में भी ये विचार किया जा रहा है। इस तरह की भी खबरें आई हैं मीडिया रिपोर्ट्स में कि हो सकता है केंद्र में भी शिंदे गुट की तरफ से जो शिवसेना है उससे किसी को मंत्री बनाया जाए, और इधर दूसरी तरफ महाराष्ट्र का जो मंत्रिमंडल है उसमें भी जब विस्तार होगा तो कितनी तवज्जो एकनाथ शिंदे के गुट को दी जाएगी। तो ये बहुत बहुत अहम सवाल हैं, ये ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो ये बताती हैं कि बीजेपी भी साध कर चल रही है। विपक्ष में बैठने से अच्छा है कि एकनाथ शिंदे को ताकत दी जाए, लेकिन लोगों में क्या इंप्रेशन जाता है राजनीति में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका मतदाता आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो उस सोच को भी ध्यान में रखना है। वो सोच भी चल रही है बीजेपी की, देवेंद्र फडणवीस की, कि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं कि बीजेपी सिर्फ सपोर्ट किए जा रही, बीजेपी की अपनी ताकत भी तो बढ़ानी है उनको, और फिर ले देकर अब गठबंधन के नाम पर एकनाथ शिंदे का गुट उनके साथ में रहेगा। अब आने वाले दिनों में उनको असली शिवसेना करार दिया जाता नहीं दिया जाता, ये एक अलग लड़ाई है, चुनाव आयोग में है, सुप्रीम कोर्ट में है। दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक मीडिया हाउस द्वारा हाल ही में किए गए राजनीतिक सर्वेक्षण के नतीजों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगले आम चुनाव में पीएम मोदी सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ ही लोगों पर किया गया सर्वेक्षण सही तस्वीर पेश नहीं करता है। शिंदे ने कहा उन्होंने हाल ही में संपन्न ग्राम पंचायत चुनाव के परिणामों को नजरअंदाज कर दिया, जहां बाला साहेबांची शिवसेना ने शिंदे के नेतृत्व वाले गुट और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उद्धव ठाकरे के विश्वासघात वाले आरोप पर शिंदे ने पलटवार किया। अब देखिए, ये विश्वासघात वाला आरोप जो है और इस पर पलटवार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंपैथी जो है
वो इन्हीं बयानों से आ रही है। ठाकरे के विश्वासघात और दल बदल वाले आरोप पर पलटवार करते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि यदि आप 2 आरोप लगाते हैं तो हम 4 काम करेंगे, ये हमारा जवाब होगा। लोगों को आरोप प्रत्यारोप में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा जब देश भर में 11 विधायकों, 27 सांसदों और पार्टी के कई पदाधिकारियों और यहाँ तक कि करीबी रिश्तेदारों ने भी उनका साथ छोड़ दिया तो उन्हें आत्मा की खोज और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इसके बजाय वो आरोपों में लिप्त हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। तो एकनाथ शिंदे ने इस पर अपना जवाब दे दिया है। देखिए, एकनाथ शिंदे को शायद राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में बहुत कम लोग जानते थे, इससे पहले जब उन्होंने बगावत नहीं की थी। वो तब भी उद्धव ठाकरे गुट में बहुत महत्वपूर्ण थे, मंत्री तो थे ही, लेकिन जब उद्धव ठाकरे बीमार रहे तो उनको कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने का ज़्यादा मौका मिला। बाद में उन्होंने इस बात को एक बड़ा मुद्दा बनाया कि महाविकास अघाड़ी में एनसीपी और कांग्रेस के साथ एक बेमेल गठबंधन किया गया, सरकार बनानी है तो बीजेपी के साथ बनानी चाहिए। ये सारी बातें कहते हुए उन्होंने बगावत की, विधायकों ने उनका साथ दिया, बाद में सांसदों ने भी उनका साथ दिया। बहरहाल सरकार अब बन चुकी है। पहले तो ये सरकार चलती रहे, इस सरकार में दोबारा कोई टूट फूट ना हो, इसके लिए इंटेक्ट वो जितने भी विधायक बगावत करके आए वो आए। दूसरा, कानूनी लड़ाई जो चल रही है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या परिणाम आते हैं, क्या नतीजे आते हैं, वो भी बहुत महत्व की बात रहने वाली है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है जनता, वोटर्स, शिव सैनिक, क्या वो सचमुच में एकनाथ शिंदे के पीछे खड़े होंगे? अल्टीमेटली आपको जनता के बीच में जाना है। बीजेपी भी जब चुनावी मैदान में उतरेगी तो इस समीकरण को ध्यान रखेगी कि जनता के मन में क्या है, जनता किसे असली शिवसेना मान रही है, और तब क्या उद्धव ठाकरे की ताकत अलग होगी। और क्या उद्धव ठाकरे इस नए प्रयोग के साथ, महाविकास अघाड़ी के अभी तक जनता के बीच में नहीं गए इस प्रयोग के साथ में, ये भी ध्यान रखिए। महाविकास अघाड़ी के प्रयोग के साथ जाएंगे तो जनता पर कोई इसका असर होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इनके जवाब तो खैर आने वाले दिनों में ही मिल पाएंगे। लेकिन एक सर्वेक्षण, एक सर्वे होता है, उस पर उद्धव ठाकरे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, ये उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। कॉन्फिडेंस एकनाथ शिंदे भी दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां पर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमें 40 से, महाविकास अघाड़ी को 40 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, तो एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ में फिर से सरकार बनेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।